अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी राशिद अली मलिक एंड आज हमारी थर्ड मॉक टेस्ट हो चुकी है आईबीए स्क्रीनिंग टेस्ट की। सो उसी के ऊपर आज हम कंप्लीट जो है सॉल्यूशन जो है इसके ऊपर वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं कि जो मैथ का पोर्शन है। सो मैथ के पोर्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है और क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 4:5 प्रोपोर्शन x:15। सो बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी। सो हमें बेसिक नॉलेज थी, हमारे कंप्लीट इसके ऊपर क्लास चल चुका है डिटेल में कि प्रोपोर्शन किसे कहते हैं और प्रोपोर्शन की कंडीशन क्या है। सो प्रोपोर्शन की एक कंडीशन होती है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। अब ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और एक्सट्रीम्स क्या है, तो उसको समझने के लिए ये मुझे पूरा लिखना होगा 4:5 चार डॉट्स x:15। सो पहला और आखिरी नंबर जो है इनको एक्सट्रीम्स कहा जाता है एंड बीच वाले जो दो नंबर से इनको मीन्स कहा जाता है। और जो है इसकी एक कंडीशन है प्रोपोर्शन की कि पहले और आखिरी नंबर की मल्टीप्लिकेशन बीच वाले नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो बराबर होती है। सो हमें ये मालूम है। सो इसी कंडीशन को हम अप्लाई करते हुए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट नंबर 4 × 5 इज इक्वल टू जो बीच वाले नंबर से यानी 5 × x, बल्कि यहाँ पे 4 यहाँ पर 15 है, सॉरी यहाँ पर हम 15 लिखेंगे। सो हमने यहाँ पर एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वाला जो है यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करना है फर्स्ट एंड लास्ट यानी 4 × 15 बीच वाले जो नंबर से 5 × x। हमने वैल्यू मालूम करनी है x की। सो 5 को जो है राइट साइड पर ले आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। 5 का टेबल 15 के ऊपर 3 टाइम्स एंड 4 3 × 12 यानी आपका आंसर जो है 12 है और यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास सी में मौजूद है 12। सो 12 को टिक कर लेंगे। सो अगर आप अपना क्वेश्चन को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे x की जगह पे 12 लिख सकते हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लें क्योंकि एक्सट्रीम और मीन्स की जो है हमारे पास कंडीशन है कि इनकी जो है मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर होती हैं। तो 5 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 60 आएगा। इसी तरह 4 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 60 ही आएगा, यानी कि आपका आंसर सही है। ये रीचेक करने का तरीकेकार बता रहा हूँ, अदरवाइज हमारा 12 आंसर आ चुका है और हमारा राइट ऑप्शन जो है वो सी है। सो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की जानिब एंड क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ है द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800 इफ इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 15% फाइंड द नेट सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। जब भी हम किसी दुकानदार के पास कोई चीज़ लेने जाते हैं सो वो अपने पास चीज़ के ऊपर पहले से ही प्राइस लिख कर रखता है। सो जो पहले से प्राइस जो है दुकानदार लिख कर रखता है उसको हम कहते हैं मार्क्ड प्राइस। पहले से जो लिख कर रखता है उसको कहते हैं मार्क्ड प्राइस। सो हम जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो उतनी कीमत में नहीं खरीदते, उसमें से रियायत करवाते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्काउंट। सो डिस्काउंट का फार्मूला हमारे पास ये है कि डिस्काउंट बराबर होता है जो उन्होंने प्राइस लिखी होती है मार्केट प्राइस में से जो है नेट सेलिंग प्राइस। ये होगा हमारे पास नेट सेलिंग प्राइस। इन्होंने पूछा भी हमसे नेट सेलिंग प्राइस है। सो नेट सेलिंग प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस में से माइनस डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि अगर कोई चीज़ है उसकी कीमत है 800 रुपया और उसके ऊपर जो डिस्काउंट मिल रहा है वो मिल रहा है 15%। तो बताइए कि उसकी नेट सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट यहाँ पर फाइंड करेंगे और डिस्काउंट जो है हमें पता है कि वो कितना मिल रहा है 15%। और 15% किसका, ये 800 रुपये के ऊपर हमें 15% डिस्काउंट मिल रहा है। दैट्स वाई हम 15% ऑफ 800 मालूम करेंगे। सो यहाँ पर 15% का मकसद ये है कि 15/100 परसेंटेज के बेसिक क्लासेस में हम पढ़कर आ चुके हैं कि ये परसेंटेज का मकसद होता है कि डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये हो गया 800। सो ये 2 0 में कट जाएंगे एंड 15 को जो है वो 8 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 120। सो ये हो गया डिस्काउंट। तो अब हमारे पास सेल क्या प्राइस होगी, सेलिंग प्राइस क्या होगी। सो हमारे पास सेलिंग प्राइस का एक फार्मूला है और हम फार्मूले के अलावा भी हम कर सकते थे। सेलिंग प्राइस है हमारे पास मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सो मार्क प्राइस थी उसके पास 800 रुपया और डिस्काउंट हो गया 120 रुपया, यानी वो चीज़ कितने की बेचेगा, वो 680 रुपये की वो चीज़ बिकेगी 15% डिस्काउंट करने के बाद। सो हमारे पास 680 जो है वो डी में है राइट ऑप्शन। सो हम डी को टिक कर लेंगे। इसी तरह हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर एंड क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हुआ है कि
रिड्यूस इनटू लोएस्ट फॉर्म 3 होल टू अपन 5 रेशो 0.6 रेशो 3.5। सो ये तीनों हमें पास नंबर्स दिए गए हैं, इसको हमने लोएस्ट फॉर्म में लेकर जाना है। तो सबसे पहले तो जो है ना इसको हम लिख लेते हैं 2/5 है और साथ में 3 होल है। इसी तरह यहाँ पर 0.6 है एंड 3.5 है। सबसे पहले इसको आप जो है उस फॉर्म में ले आएंगे, इम्प्रॉपर फॉर्म में ले आएंगे। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको जो है हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करें 5 3 ज़ा 15 और 15 और 2 हो जाएगा ये 17/5 रेशो 0.6 एंड प्रोपोर्शन 3.5। तो अब जो है हमने यहाँ पर इस पॉइंट को ख़त्म करना है। मेन चीज़ है हमारे पास ये पॉइंट। सो पॉइंट को ख़त्म करने के लिए आप देख सकते हैं कि इसका भी एक दफ़ा पॉइंट लेफ्ट साइड पर आया हुआ है, इसका भी एक दफ़ा लेफ्ट पर आया हुआ है। सो अगर हम सारों को 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारा पॉइंट जो है एलिमिनेट हो जाएगा। एक बात याद रहे कि जब भी किसी पॉइंट वाली रकम यानी ऐसे 1.01 इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर लें या 1.01 इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर लें या 1.01 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लें तो इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। एक शॉर्टकट वे है, जब भी एक पॉइंट वाली रकम हो साथ में 10 100 1000 इस तरह हो तो आपका पॉइंट राइट साइड पर जाता है जितने इसमें ज़ीरो होते हैं। यहाँ पर देखें 10 में एक ज़ीरो है, सो एक दफ़ा पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा, सो 10.1 आंसर आ जाएगा। इसी तरह देखें ये 1.01 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 2 दफ़ा पॉइंट राइट साइड पर आ जाएगा, 101 जवाब आ जाएगा। ऐसे ये 3 जीरो है, सो 3 दफ़ा पॉइंट आपका राइट साइड पर जाएगा तो आगे नंबर नहीं है, यहाँ पर हम अपनी तरफ से ज़ीरो लगा लेंगे, ये 3 जीरो खत्म हो जाएंगे, सो 1010 जवाब आ जाएगा। सो ये एक शॉर्टकट वे है, ये याद रखें। सो इसी तरह मैं यहाँ पर सारों को जो है वो 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट हमने ख़त्म करना है, इसको रिड्यूस करना है। सो आगे चलते हैं। ये 5 का टेबल इसके ऊपर 2 टाइम्स लग गया तो 17 2 हो जाएगा 37 रेशो। ये 0.6 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक दफ़ा राइट साइड पर चला जाएगा, ये हो जाएगा 6। इसी तरह इसका भी पॉइंट एक दफ़ा राइट साइड पर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 35। तो हमारे पास रिड्यूस होने के बाद ये वाला जो है हमारे पास नंबर आए 34 रेशो 6 रेशो 35। सो हमारे पास ये बी ऑप्शन में मौजूद है, सो दैट्स वाई हम इसको टिक कर लेंगे। सो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की जानिब। एंड क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ है राशिद एंड ओवैस स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ कैपिटल जो है 63,000 एंड 72,000 रुपीज़। सो राशिद और अवैस जो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। राशिद की जो है इन्वेस्टमेंट है 63,000 एंड अवैस की जो है 72,000 रुपीज़ जो है इन्वेस्टमेंट है। सो आगे चलते हैं। एक साल के बाद इन्होंने जो है एक प्रॉफिट गेन किया है 45,000 रुपये का। सो अब जो है इन दोनों के दरमियान कैसे जो है तकसीम होगा, बल्कि हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फाइंड द शेयर ऑफ राशिद। तो राशिद का शेयर बताइए प्रॉफिट के अंदर। सो मेरे पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। इस तरह के क्वेश्चन करने के कुछ स्टेप्स हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्वेश्चन में ये है, इस क्वेश्चन का स्टेप नंबर 1 ये होगा कि आपने हेडिंग लगा लेनी है जिसकी बात हो रही है। हमारे पास बात हो रही है अवैस एंड राशिद की, तो हम यहाँ पर लिखेंगे राशिद एंड अवैस। मैंने शॉर्टकट में आर और ओ लिखे हैं। सो राशिद के पैसे हैं 63,000, सो हमने यहाँ पे 63,000 लिखना है। और उसके हैं 72,000, तो हमने यहाँ पे 72,000 लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे इसको रिड्यूस करना है। आप देखें कि ये 1000 जो है इनमें इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, या 3 जीरो कॉमन है। सो हमारे पास हो जाएगा 63 एंड 72। अभी भी 9 का टेबल लग रहा है इसके ऊपर 7 दफ़ा और इसके ऊपर जो है वो 8 दफ़ा। सो अब हमारे पास रिड्यूस होने के बाद 7:8 आ गया। सो हमारे पास एक शेयर वाला फार्मूला है कि जब भी हम किसी का शेयर निकालते हैं प्रॉफिट में, सो शेयर किसी का भी जब हम निकालते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे शेयर ऑफ राशिद निकालना है हमारे पास, क्योंकि उन्होंने कहा है राशिद का ही निकालें। सो शेयर ऑफ राशिद को जो है इसका हमने रेशो जो है ऊपर लिखना है, क्योंकि राशिद का शेयर निकालना है तो राशिद का शेयर जो है ऊपर लिखना है और इसका रेशो। सो रेशो 7 मैंने ऊपर लिखा है राशिद का, नीचे सम ऑफ रेशो होता है। अब सम ऑफ रेशो हो जाएगा 7 और 5 हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर हमारे पास आएगा प्रॉफिट टोटल। सो टोटल प्रॉफिट है हमारे पास 45,000 रुपीज़। सो यहाँ पर 15 का टेबल जो है वो 45 के ऊपर 3 टाइम्स एंड 3 जीरो यहाँ पर लगा लेंगे, 7 3 हो जाएगा 21। यानी राशिद का जो
शेयर होगा वो 21,000 होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए में मौजूद है। एक बात याद रहे, मैं यहाँ पर सारे फार्मूलों को स्किप करता जा रहा हूँ और जल्द अज जल्द करता जा रहा हूँ। ये वाले मेरे टॉपिक डिटेल में अगर आप लोगों ने सीखने हैं तो मेरी पूरी क्लासेस अटेंड करनी होंगी। सो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट करता जा रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक क्वेश्चन के फॉर्मूले यहाँ पे लिखूँ और उसको एक एक को एक्सप्लेन करूँ। सो मेरे पास पूरी टेस्ट है, मैंने वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना है। सो एक बात यहाँ पे मैं एक बताता चलूँ कि जब भी किसी भी चीज़ का, किसी भी बंदे का शेयर मालूम करते हैं प्रॉफिट में, तो शेयर उसका लिखते हैं, उसका जो जो है रेशो है वो ऊपर लिखते हैं, नीचे सम ऑफ रेशो लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं टोटल क्वांटिटी से, या यहाँ पे प्रॉफिट की बात हो रही है तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पर लिखेंगे। सो आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास। मिसिस फातिमा डाइड लिविंग बिहाइंड अ प्रॉपर्टी ऑफ 6,45,000। एक मिसिस फातिमा जो है वो फौत हो रही हैं और उनकी प्रॉपर्टी के पीछे 6,45,000, उनके ऊपर कर्ज है, अ डेप्ट ऑफ 40,000 वाज ड्यू टू हर, इनके ऊपर 40,000 रुपया कर्जा है, एंड 5,000 वाज स्पेंड ऑन हर ब्रियल। सो उनके ऊपर जो खर्चा हो रहा है उनके कफन दफन के ऊपर, वो 5,000 रुपया खर्चा भी हो रहा है। सो आगे कह रहा है कि शी लेफ्ट हर मदर, वो जो है अपने माँ को पीछे, एंड हस्बैंड एंड वन डॉटर एंड 3 सन्स। सो ये जो पीछे उसकी जो है वो कौन किस किस को छोड़ के जा रही है, अपनी माँ को, अपने शौहर को, एक बेटे को, बल्कि एक बेटी को और 3 बेटों को छोड़ के जा रही है। तो अब बताइए कि उनका शेयर क्या बनेगा प्रॉपर्टी में। भाई इस्लाम के अंदर जो है ना, एक इस्लामी हिसाब से हमारे पास है कि अगर कोई शख्स फौत हो जाता है तो उसके पीछे जो औलादें होती हैं या उसके रिश्तेदार होते हैं उनको कैसे जो है डिवाइड करके दिया जाता है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि पैसे या प्रॉपर्टी कैसे सबको डिवाइड की जाती है। सो सबसे पहले आते हैं, जो शख्स फौत होता है उसके आते हैं पेरेंट्स। सो पेरेंट्स को जो है प्रॉपर्टी का 6वां हिस्सा दिया जाता है। वो सवाल सॉल्व करने से पहले ये चीज़ समझना लाजमी है। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि पेरेंट्स को जो है ना, जब भी कोई शख्स फौत होता है तो उसके वालदेन को 6वां हिस्सा दिया जाता है ईच, यानी माँ को भी 6वां हिस्सा अलग और बाप को 6वां हिस्सा अलग। इसी तरह कोई शख्स फौत हो जाता है तो उसकी विडो को जो है हिस्सा दिया जाता है 1/8, यानी प्रॉपर्टी का 8वां हिस्सा जो है वो विडो को दिया जाता है। और उसके अलावा जो है हमारे पास एक और है कि अगर कोई औरत जो है वो मालदार हो और वो फौत हो जाए तो उसके हस्बैंड को जो है चौथा हिस्सा दिया जाता है 1/4। ये बात याद रहे। उसके अलावा हमारे पास एक और जनरल सी चीज़ है कि शेयर ऑफ सन इज इक्वल टू शेयर ऑफ 2 डाटर। ये एक मेन पॉइंट है, ये याद रखनी है कि एक बेटे का जो शेयर है वो 2 बेटियों के बराबर है, या एक बेटी का जो शेयर है वो आधे बेटे के शेयर के बराबर है। सो ये 4 चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है और यही चीज़ें हमसे क्वेश्चन में पूछी गई हैं। सो यहाँ पर बात हो रही है कि फातिमा जो पैसे हैं उसके, वो हैं 6,45,000। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि 50,000 40,000 तो उसके ऊपर मतलब उसका कर्जा था। सो का 40,000 इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि उसके पास जो पैसे थे वो छोड़ के जा रही है, वो 6,45,000 है। अच्छा, उसके अलावा उसी में से 5,000 और माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि 5,000 उसके ऊपर जो आखिर में रस्म और रवाज के मुताबिक उसको कफन दफन होता है या उसके अलावा खत्म दुरूद वगैरह होते हैं, तो उनके ऊपर जो हमारा खर्चा हुआ है इसका फातिमा का, वो 5,000 हुआ है। सो ये टोटल मिला के हो गया 40 और 5 45,000। 45,000 6,45,000 से माइनस करेंगे, सो हमारे पास रिमेनिंग जो अमाउंट बनेगा वो कुछ ये बनेगा 6,00,000। सो साफी पैसे जो है वो 6,00,000 मिसिस फातिमा के बनेंगे। सो आगे चलते हैं कि ये किस किस को छोड़ के जा रही है, उनको कैसे पैसे मिलेंगे। सो एक मदर को छोड़ के जा रही है। सो शेयर ऑफ मदर जो है वो तो क्लियर कट है हमारे पास। शेयर ऑफ मदर जो है वो होगा 1/6 मल्टीप्लाई बाय 6,00,000 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,00,000। ये 1,00,000 हो गया मदर का शेयर। अब पीछे बचा हस्बैंड। सो हस्बैंड हमने मालूम करना है, शेयर ऑफ हस्बैंड 1/4 मल्टीप्लाई बाय 6,00,000 है। सो 6,00,000 लिखेंगे। अब 4 का टेबल जो है वो 6,00,000 के ऊपर लगाएंगे। सो जब 4 का टेबल जो है वो इसके ऊपर लग जाएगा तो हस्बैंड का शेयर निकल जाएगा 1,50,000।
सो पीछे बाकी बचा उसके पास एक बेटी और 3 बेटे, और हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिर्फ बेटी का हिस्सा कितना होगा। सो हमने सारों के शेयर क्यों निकाले हैं ये मैं आगे चल के क्वेश्चन में बताता हूँ। सो अगले पेज के ऊपर हम आते हैं कि अब रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा। हमारे पास पता था कि पैसे जो है वो 6 लाख रुपए थे, ठीक है। 6 लाख रुपए में से मदर का जो निकला था वो अमाउंट निकला था 1 लाख रुपया, और उसके अलावा जो है हस्बैंड का जो निकला है हिस्सा वो निकला है 1.5 लाख रुपए। यानी ये दोनों जो है वो इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट देखना है जो कि बेटियों और बेटों में तकसीम करना है। सो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास होगा 6 लाख में से मदर का और हस्बैंड का हिस्सा निकाल देंगे। मदर का है 1 लाख और हस्बैंड का है 1.5 लाख, यानी कि ये टोटल कुल मिला के 2,50,000 जो है इसमें से माइनस होगा, तो पीछे बचेगा 3,50,000। यानी जो पीछे पैसे बचे वो बचे 3,50,000 जो के वन डॉटर एंड 3 सन्स में तकसीम करना है। अच्छा भाई, एक बात याद रहे, मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि पेरेंट्स को 6वां हिस्सा मिलता है, विडो को 8वां हिस्सा मिलता है, लेकिन बेटे का और बेटी का क्लियर कट नहीं है हमारे पास। जैसे यहाँ पे ये क्लियर कट बात बताई है कि पेरेंट्स का जो है ना 6वां हिस्सा है, विडो का है 8वां हिस्सा। इसी तरह बेटी और बेटे का क्लियर कट नहीं बताया, अलबत्ता ये बताया है कि सन का जो शेयर है ना वो 2 डॉटर्स के बराबर है। ये की पॉइंट है, इसको समझना है। सो हमें यहाँ पर सन का जो शेयर होगा वो डॉटर में चेंज करना होगा। वो कैसे कि हमें मालूम है कि 1 सन जो है वो 2 डॉटर्स के बराबर होता है। सो 3 जो अगर सन्स हैं तो ये हो जाएंगे 6 डॉटर के बराबर। सो टोटल डॉटर्स अब इसके पास कितनी हो गई। सो टोटल डॉटर्स हो गई 6 जो है वो सन वाली, जो हमने बराबर किया 6 डॉटर के, और ये एक डॉटर ऑलरेडी है, यानी टोटल डॉटर्स जाके हो जाएंगे 6 + 1 हो जाएंगे 7। सो अब हमारे पास जो है हमने सन को जो है कन्वर्ट कर लिया डॉटर्स में। अगर इसके पास यानी कि सारी बेटियां होती तो वो 7 बेटियां होती। सो अब हम अगर शेयर ऑफ डॉटर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे शेयर ऑफ डॉटर इज इक्वल टू 1/7 मल्टीप्लाई बाय जो पैसे बचे हैं अभी 3,50,000 बचे हैं। 7 का टेबल जो है इसके ऊपर लग जाएगा 50 दफा, 7 का टेबल 35 के ऊपर 5 दफा लगेगा, बाकी जो 4 जीरो हैं ये आप लाइन में यहाँ पर लगा लेंगे। यानी जो डॉटर का हिस्सा बना वो बना 50,000 रुपए। सो अब अगर आप लोगों को सन का निकालना हो तो इस डॉटर का डबल कर देंगे। सो सन का आ जाएगा आपके पास 1 लाख। अच्छा, अगर आप इसको मैथमेटिकल निकालना चाहते हैं सन का, सो यहाँ पर लिखेंगे शेयर ऑफ सन इज इक्वल टू, सन का जो शेयर होता है वो 2 बेटियों के बराबर होता है, दैट्स वाई हम ऊपर 2 लिखेंगे नीचे 7 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 3,50,000 के साथ। 7 का टेबल इसके ऊपर 50,000 दफा लगेगा। 50,000 को जब हम 2 से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख, यानी बेटे का हिस्सा हो जाएगा 1 लाख। तो कुल मिला के हम अब इसको एंड करते हैं क्वेश्चन को। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि बेटी को कितना मिलेगा। सो बेटी को जो हमने हिस्सा निकाला है वो 50,000 बेटी का हिस्सा बनेगा। सो यहाँ पर मैंने 50,000 निकाल लिया। सो इस तरह की अगर आपने और मजीद इस तरह की प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन को देखना है तो मेरी कंप्लीट इसके ऊपर एक क्लास है और उसको आप लोग अटेंड करेंगे तो इस तरह के सारे क्वेश्चन जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है कि इफ 80 वर्कर्स कंप्लीट अ वर्क इन 6 days, फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम बाय 10 वर्कर्स। अगर एक 80 वर्कर जो है काम कर रहे हैं 6 दिन में, तो बताइए कितने दिन में 10 वर्कर वो ही सेम काम करेंगे। इस तरह के सवाल जब सॉल्व करते हैं एरो मेथड के तहत, सो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि किसकी बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है वर्कर की, सो हम यहाँ पर वर्कर्स लिखेंगे। दूसरे नंबर पर बात हुई है डेज की, सो मैं यहाँ पे डेज लिखूंगा और पुटिंग करूंगा। पहली कंडीशन में है कि 80 वर्कर हैं और दिन कितने लगा रहे हैं 6, और दूसरी बात कह रहा है कि सेम जो है वर्कर सेम काम जो है 10 वर्कर कितने दिन में करेंगे। सो कितने दिन की जगह पे आपने एक्स लगा लेना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, एरो फिक्स करना है, लेकिन एरो फिक्स करने से पहले डिसाइड करना है कि ये कौन सी जो है प्रोपोर्शन है।
सो प्रोपोर्शन की दो किस्म होती हैं, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक इनवर्स प्रोपोर्शन। सो देखें, अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को फिलहाल भूल जाएं, आप अपनी आम जिंदगी में आ जाएं। अगर आप अपने घर की तामीर करवा रहे हैं, घर तामीर करवा रहे हैं, तो अगर आप 4 मजदूर लगाते हैं तो 1 साल में आपका घर तामीर होता है। अगर आप 8 मजदूर लगाते हैं तो आपका घर जो है, जो 12 महीने में बनना होता है, वो 6 महीने में बन जाता है। सो इससे क्या पता चला हमें कि वर्कर यानी मजदूरों की तादाद बढ़ाई जाती है तो कम दिन लगते हैं आपके काम में। सो दैट्स वाई यहाँ पर हमें पता चला कि एक चीज बढ़ी दूसरी कम हुई। सो हम ये समझ गए कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। आपस में वर्कर बढ़ेंगे तो डे कम लगेंगे, डे मतलब वर्कर थोड़े होंगे तो डे ज्यादा लगेंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन है और इनवर्स प्रोपोर्शन में एरो लगाया जाता है, एक ऊपर और एक नीचे। सो इस वजह से मैं इसका एरो ऊपर लगा रहा हूँ, इसका नीचे लगाता हूँ। आप कोई सा भी ऊपर ले और कोई सा भी नीचे एरो लगाए। सो ये लगा लेने के बाद आपका अगला स्टेप होना चाहिए इसको प्रोपोर्शन वाले फॉर्मेट में लेकर आना। अब आप देखें, टेल जो है 80 के साथ टेल है एरो की, सो 80 को इस साइड लिखेंगे, 10 को जो है वो राइट साइड, ये 4 डॉट लगा लेंगे प्रोपोर्शन वाले। इसी तरह एक्स के साथ जो टेल है, तो एक्स को यहाँ पे लिखेंगे, तो 6 को यहाँ पर। सो अब हम आगे आते हैं, प्रोपोर्शन वाले ये कंडीशन है कि फर्स्ट एंड लास्ट नंबर मल्टीप्लाई किए जाते हैं और बीच वाले 2 नंबर्स किए जाते हैं। इसको एक्सट्रीम कहते हैं, इसको मीन्स कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। सो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर 6 मल्टीप्लाई बाई 80, बीच वाले 2 नंबर से 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स। हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। सो एक्स को जो है आप लोगों ने इधर ही रखे रखना है, 10 को इस साइड ले आएंगे। सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाई 80 अपॉन 10। सो ये एक जीरो इस एक जीरो में कट जाएगा, 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 जवाब आ जाएगा। यानी 48 डेज में वो सेम बंदे जो है, मतलब सेम काम को जो है 10 बंदे अगर करेंगे तो वो 48 डेज में करेंगे। सो 48 डेज यहाँ पे बी ऑप्शन में मौजूद है। सो बी ऑप्शन को टिक कर लेंगे। सो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। एंड क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा हुआ है कि अंडर रूट 8 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स। तो बताइए, हमें पता है कि अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 4 जो है वो एक्स के बराबर है। तो बताइए एक्स अपॉन 2 किसके बराबर होगा। तो भाई देखें, यहाँ पर कह रहा है कि एक्स अपॉन 2 किसके बराबर आ गया। एक्स अपॉन 2 का मकसद ये है कि ऊपर आप अंडर रूट 8 लिखें, एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करें, एंड अंडर रूट 4 अपॉन 2। सो हमें पता है कि ये जो अंडर रूट 8 है इसको हम 4 ज़रब 2 लिख सकते हैं, माइनस 4 का अंडर रूट होता है 2। सो इसका हमने निकाल दिया तो 2 आ गया और नीचे ये 2 आ गया। ठीक है, अब ये मैंने सिर्फ 8 को जो है वो 2 हिस्सों में तोड़ के लिखा है, 4 ज़रब 2। सो यहाँ पर 2 का मतलब 4 का अंडर रूट हमारा पता है कि 2 निकल आएगा। या आप इसको मजीद अगर सॉल्व करके लिखना चाहते हैं, मतलब मजीद इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो आप यूँ कर सकते हैं कि 8 को जो है ना आप यूँ लिख सकते हैं, 2 ज़रब 2 ज़रब 2। इसी तरह माइनस ये 4 के जो है अंडर रूट, तो 2 निकल आया बाहर और नीचे 2 है ऑलरेडी। अब यहाँ पर देखें, ये पेयर बन गया। सो पेयर बनने के बाद जो है ये 2 बाहर आ गया, एक अंडर रूट अंदर ही रह जाएगा क्योंकि अकेला जो है 2 बचा। सो इसको अंडर रूट के अंदर ही लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 है और नीचे भी 2 है। अब आप देखें, ऊपर से यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। सो 2 कॉमन निकल आएगा बाहर। सो जब 2 कॉमन बाहर निकल आएगा, सो ये हो जाएगा 2 ऊपर हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 माइनस 1 एंड अपॉन 2। सो अब यहाँ पर देखें, ये 2 जो है इस 2 के अंदर क्रॉस हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1। तो यहाँ पर देखें कि अंडर रूट 2 माइनस 1 जो है ऑप्शन बी में मौजूद है। सो दैट्स वाई हम ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। सो ये कुछ भी नहीं है, रेडिकल्स को सिंप्लीफाई किया गया और उसका आंसर निकाला गया है। सो नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 48। एंड क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा हुआ है कि 12,000 आर सफिशियंट फॉर अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स। 4 मेंबर्स की फैमिली है, 12,000 उसके लिए सफिशिएंट है 32 दिन के लिए। अब यहाँ पर देखें, 3 क्वांटिटीज आएंगी और ये प्रोपोर्शन वाला काम है। और प्रोपोर्शन के अंदर भी जब 3 क्वांटिटीज आती हैं तो उसको कंपाउंड प्रोपोर्शन कहा जाता है। सो कंपाउंड प्रोपोर्शन की में सॉल्व करने का तरीका यही है कि जो चीज़ें पूछी गई हैं या बताई गई हैं उसको हेडिंग में लगाना है, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने स्टेटमेंट को पूरा रीड करना है। फॉर हाउ मेनी डेज विल 24,000 बी सफिशिएंट फॉर अ फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स। तो बताइए, अगर फैमिली मेंबर जो है 8 हो जाएं और 24,000 पैसे हो जाएं तो बताइए कितने दिन चलेंगे। सो डेज यहाँ पर रिक्वायर्ड है, सो डेज यहाँ पर लिखेंगे। और दूसरी बात हो रही है मेंबर्स की, सो मेंबर्स यहाँ पर लिखेंगे। और तीसरी बात हो रही है किसकी, पैसों की, सो पैसे लिखेंगे। सो कंडीशन 1 में कह रहा है कि 12,000 रुपया
और मेंबर कितने हैं 4 और चलते कितने हैं दिन हैं 32 दिन पैसे चलते हैं। अच्छा दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि दिन मालूम करना है, सो उसकी जगह पे x लिखना है। सो नेक्स्ट में हमारे पास ये है कि मेंबर्स जो हैं वो 8 हो गए और पैसे जो है वो भी डबल हो गए 24,000। सो अगला आपके पास जो होगा स्टेप वो ये होगा कि आपने एरो कैसे फिक्स करना है, और एरो फिक्स करना होता है कंपाउंड प्रोपोर्शन में। पहले दो प्रोपोर्शंस जो हैं उसको आप कंपेयर करेंगे, एक क्वांटिटी को छोड़ देंगे, मतलब इसको मैं छोड़ देता हूं, लेट सपोज इन दोनों को करता हूं क्योंकि अननोन क्वांटिटी इसके अंदर है। सो पहले डे को मेंबर से रिलेट करना होगा। अब आप देखें भाई इसको कैसे रिलेट करूंगा मैं, आप देखिएगा 4 दिन जो है पैसे चलते हैं 32 दिन। सो अगर मेंबर आपके 8 हो जाएंगे तो पैसे कम दिन चलेंगे भाई। अब ये मैंने तो डिसाइड कर लिया, अब ये मैंने कैसे किया है, अब मैंने अपनी आम जिंदगी से इसको कंपेयर किया है। अब आप देखें भाई अगर आपके पास मिसाल के तौर पे आपका बजट है 20,000 रुपया और आपके फैमिली मेंबर्स ओनली जो है 5 हैं, 20,000 रुपया आप एक महीने में चला लेते हैं जब आपके पास आपके फैमिली मेंबर हैं 5। सो आप देखेंगे आपके पास एक महीने के लिए 5 जो है मेहमान आ जाते हैं, यानी अब आपके पास मेंबर हो गए 10। वो जो आपके पास 20,000 रुपया पहले महीना चलता था तो वो अब वो 15 दिन में खत्म हो जाएगा क्योंकि मेंबर आ जाएंगे ज्यादा, वो खाना खाएंगे एट द सेम टाइम। पहले जो कम खाना खाया जाता था अब ज्यादा खाया जाएगा, डबल हो गए। सो यहाँ पर देखें फैमिली मेंबर बढ़े तो पैसे आपके कम दिन लगेंगे। सो ये हो गई इनवर्स प्रोपोर्शन, दैट्स वाई एक एरो ऊपर की जानिब लगेगा दूसरा एरो नीचे की जानिब। अब इसको इससे कंपेयर कर लिया, सो अब अपने मेंबर को छोड़ देना है, इसको इसके साथ रिलेट करना है। अब आप देखिए कैसे रिलेट करूंगा मैं। 12,000 रुपया जो है वो 32 दिन चलता है तो 24,000 ज्यादा दिन चलेगा। भाई ये बिल्कुल आम सी बात है कि आपकी जेब के अंदर 1,000 पड़ा हुआ है तो वो मिसाल के तौर पे 10 दिन चलता है। सो आपकी जेब के अंदर अगर 2,000 पड़ा होगा तो वो 20 दिन चलेगा। कॉमन सी बात है कि जितने ज्यादा पैसे होंगे उतने ज्यादा दिन चलेंगे। सो डे और पैसों की आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, सो दैट्स वाई इसका एरो अगर ऊपर है तो इसका भी एरो ऊपर होना चाहिए। एरो फिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसको जो है प्रोपोर्शन वाले फॉर्मेट में ले आना है। देखें टेल जो है एक्स के साथ है सो एक्स को ऊपर, सो 32 को नीचे, इजिकल टू टेल जो है 4 के साथ है 4 ऊपर 8 नीचे, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 24,000 ऊपर एंड 12,000 नीचे। सो हमने x की वैल्यू मालूम करनी है तो 32 को राइट साइड पर ले जाएंगे। सो 32 को जब यहाँ पे राइट साइड पर ले जाएंगे तो ये कुछ यूं बन जाएगा x इज इक्वल टू 4/8 मल्टीप्लाई बाय 24,000 अपॉन 12,000 मल्टीप्लाई बाय 32। सो अब आप यहाँ पे टेबल से लगा लें, सिंप्लीफिकेशन कर लें। 12,000 का टेबल 24,000 के ऊपर 2 दफा, सो 2 का टेबल जो है वो 8 के ऊपर 4 दफा, 4 4 में क्रॉस हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 32 डेज, यानी पैसे 32 दिन ही चलेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना सॉल्व करने का नहीं था, ये शॉर्टकट भी हो सकता था, यानी कि आईक्यू लेवल टाइप का क्वेश्चन था, इसके अंदर कोई भी डिफिकल्टी नहीं थी, लेकिन ये मैंने सॉल्व किया है कि अगर मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना चाहें तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सो देखें भाई ये कैसे डायरेक्ट हो सकता था, यहाँ पर देखें 32 दिन 4 मेंबर 12,000 चला रहे हैं, यहाँ पर मेंबर भी डबल हो गए पैसे भी डबल हो गए, तो आपके पैसे आपके दिन जो है सेम ही लगेंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपकी आम जिंदगी का मिसाल देता हूँ, आप कमाते कितना है 20,000 रुपया और वो चलते कितना है 1 मंथ, लेकिन आपके फैमिली के मेंबर कितने हैं 5। अगर फैमिली के मेंबर आपके 10 हो जाते हैं यहाँ से आपको 40,000 मिलना शुरू हो गए। तो देखें पैसे भी डबल हो गए दिन भी डबल हो गए, सो यहाँ पर आपका महीना वो ही रहेगा एक ही महीना। सो इसी तरह ये आप शॉर्टकट से भी कर सकते थे, उसके अलावा आप थ्रू प्रॉपर चैनल जो रास्ता दिया गया उससे भी आप कर सकते थे। सो क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर लिखा हुआ है -2 इज इक्वल टू व्हाट। सो भाई ये डिमास के कुछ क्वेश्चंस हैं, सिंप्लीफिकेशन है, सो इसको देख लेते हैं। सो डिमास के अंदर जो है एक चीज़ें मैंने सिखाई थी बिल्कुल बेसिक शुरुआत वाली क्लासेस में, कि जब भी हमारे पास दो सेम सिंबल्स आ जाती हैं सो उनको हम ऐड करते हैं। सो -2 जो है ये सिंपल होगा ऐड, तो ये -4 आंसर आ जाएगा। क्यों -4 आएगा, एक बात याद रहे, आपके पास 2 + 2 आ जाए तो ये 4 आता है, अगर आपके पास -2 आ जाए तो ये -4 आता है। अगर आपके पास एक प्लस और एक माइनस आ जाए, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 - 2, तो यहाँ पे 2 आंसर आएगा। 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 - 4 होगा तब भी 2 आंसर आएगा लेकिन माइनस का 2 आएगा।
सो यहाँ पे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं या बेसिक चीज़ें हैं वो सीखनी होंगी आप लोगों को। देखें, जब दो नंबर्स के बीच में माइनस की सिंबल आती है तो माइनस ही होता है। सबसे बड़ा नंबर जो है यहाँ पे 4 है, सो दैट्स वाई हमारे पास 4 की सिंबल कुछ नहीं है यानी प्लस है। सो हमारे पास आंसर प्लस का आया। इसी तरह यहाँ पर भी देखें, हमारे पास आंसर 2 तो आया, लेकिन माइनस का 2 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर बड़ा नंबर जो है वो 4 है और 4 के साथ नेगेटिव साइन है, सो दैट्स वाई हमारे पास आंसर नेगेटिव आया। जब भी हमारे पास सेम सिंबल्स आएंगी तो उनको हम ऐड करेंगे। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको -2 को -2 क्या करते हैं कि ये 2 2 जा 4 हो गया और माइनस इंटू माइनस प्लस कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे माइनस इंटू माइनस नहीं करना। क्यों नहीं करना? इंटू लफ्ज का मतलब होता है ज़र्ब, तो ये जब ज़र्ब होंगे तभी प्लस इसकी निशानी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये -2 और -2 का मतलब ये है कि ये दोनों ऐड करने हैं। इसका आम जिंदगी में एक मिसाल ये है कि अगर आप एक दुकानदार के पास एक दिन 10 रुपए की चीज़ लेकर आते हैं कि मतलब उधार पर, दूसरे दिन फिर 10 रुपए की उधार पर लेकर आते हैं, तो वो अपनी कॉपी में क्या करेगा? अपनी कॉपी में तो वो ऐड करेगा ना, आपको कहेगा कि आपके तरफ मेरे बकाया बचे 20 रुपए। सो बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास दो सिंबल सेम आ जाएं तो उसको आपने ऐड करना है, ख्वाह वो प्लस में हो ख्वाह वो माइनस में हो, लेकिन वो होंगे ऐड ही। ठीक है, अगर बिलफर्ज यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाय -2 होता, सो यहाँ पर हम करते 2 2 जा 4 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस। सो बिल्कुल इसी तरह इसका आंसर हमारे पास आएगा -4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है और क्वेश्चन नंबर 50 बिल्कुल यही है, लेकिन इनके अंदर जो है वो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 दिया गया है। तो यहाँ पे 2 2 जा करेंगे 4 एंड माइनस इंटू माइनस हो गया ये प्लस। सो हमारे पास प्लस का 4 आएगा आंसर ए। अच्छा, अगर यही सवाल ऐसे था -2 तो यहाँ पर हमने इनटू नहीं करना था, यहाँ पे 2 और 2 को ऐड करना था, 4 आ गया और माइनस दोनों में सेम है, सो यहाँ पर भी माइनस आएगी। सो बिल्कुल सवाल सेम ही था, एक का जवाब -4 आया, दूसरे का जवाब प्लस का 4 आया। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। एंड क्वेश्चन नंबर 52 में 51 में बल्कि सॉरी देखें, लिखा हुआ कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। अच्छा भाई, रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और प्रॉपर्टीज में से सबसे नंबर 1 पे है कम्यूटेटिव, और उसके अलावा आती है एसोसिएटिव। एक तीसरी प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव, और डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर भी 2 प्रॉपर्टीज आती हैं। सो यहाँ पर हम सारी प्रॉपर्टी को डिस्कस नहीं करेंगे, टू दी पॉइंट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ये कहती है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय सी। सो ये कह रहा है कि इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर एक और प्रॉपर्टी भी होती है, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। सो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी गिवन है यहाँ पर, वो ये वाली प्रॉपर्टी के साथ गिवन है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सो ये इस प्रॉपर्टी के अंदर 2 नंबर हमारे गायब है, बताइए कि वो कौन से होंगे। सो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी है, इस प्रॉपर्टी को इसके साथ कंपेयर कीजिए। यहाँ पर ए की जगह पे 9 लिखा हुआ है, बी की जगह पे 13 लिखा हुआ है, माइनस वाकई है, और सी की जगह पे जो है हमारे पास ब्लैंक है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर ए की जगह पे 9 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय डैश, उसके अलावा माइनस की सिंबल है, उसके बाद 9 मल्टीप्लाई बाय 5 है। सो अब आप गौर से देखें कि यहाँ पे जो गायब है वो है सी, और जो सी है वो इस साइड पे गिवन है 5। गौर से देखिए, प्रॉपर्टी को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, जो हमारे पास यहाँ पे नंबर गायब है वो यहाँ पे राइट साइड पे गिवन है। सो वो जो यहाँ पर गायब नंबर है वो 5 आएगा। सो अगला ब्लैंक है हमारे पास यहाँ पर। सो ये देखें, ये किसकी जगह पे आ रहा है? बी की जगह पे, और बी जो है हमारे पास यहाँ पर गिवन है 13। सो बी की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे 13। सो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स बना 5, 13। सो 5, 13 जो है सी ऑप्शन में मौजूद है। सो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अगर ये वाला लेक्चर मेरा पूरा कंप्लीट अटेंड करना है तो आप लोग मेरी वीडियो क्लासेस से ये चीज़ें सीख सकते हैं तफसीली। सो ये क्वेश्चन है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आते हैं 52 क्वेश्चन की जानिब। सो 52 क्वेश्चन में लिखा है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ
2048 कैन बी रिटन इन इंडेक्स नोटेशन एज डैश। सो यहाँ पे कह रहा है कि भाई 2048 के जो है ना वो फैक्टर्स निकालने हैं। पहले 2 का टेबल इसके ऊपर जो है वो कितनी दफ़ा लगेगा, 1024 दफ़ा, फिर 2 का टेबल 1024 के ऊपर 512 दफ़ा, फिर 2 का टेबल 256 दफ़ा, फिर 2 का टेबल लगेगा 128 दफ़ा, फिर 2 का टेबल लगेगा 64 दफ़ा, फिर 2 का टेबल 64 के ऊपर लगेगा 32 दफ़ा, फिर 2 का टेबल जो है इसके ऊपर लगेगा 16 टाइम, फिर 2 का टेबल लगेगा 8 दफ़ा, फिर 2 का टेबल लगेगा 4 दफ़ा, फिर 2 का टेबल लगेगा 2 दफ़ा, फिर 2 का टेबल लगेगा 1 दफ़ा। तो इसको हमने पहले फैक्टर्स निकाल लेने और फैक्टर्स को फिर पावर वाली फॉर्म में लिखना है। इसको हम कहते हैं इंडेक्स नोटेशन। तो अब आप देखें 2048 के फैक्टर्स कितने निकले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो 2048 को हम यूं लिख सकते हैं 2 को 11 दफा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये बना इसके फैक्टर्स हमने निकाल लिए कि 2048 जो है वो 2 को 11 दफा हम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही जवाब हमारे पास आएगा। तो इसको हम इंडेक्स नोटेशन यानी कि पावर फॉर्म में यू लिख सकते हैं 2 पावर 11, क्योंकि ये 11 फैक्टर्स हैं। सो 2 पावर 11 हम लिख सकते हैं। सो 2 पावर 11 इंडेक्स नोटेशन के तहत हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन डी में मौजूद है। सो दैट्स वाई हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पर कह रहा है कि आफ्टर अ होल ईयर अ बिजनेसमैन हैज सेव्ड 80,000 in cash. He has cash in bank of 6 lakhs. Find the zakat due on him. अब ये कह रहा है कि भाई एक बंदे के पास जो है ना पैसे कितने हैं, 80,000 रुपया बचा रहा है। ठीक है, उसके बाद बैंक में भी पैसे पड़े हुए हैं, कितने हैं वो 6 लाख रुपया उसके पास बैंक में भी है। यानी उसके पास टोटल पैसे हो गए 6,80,000 रुपया एक शख्स के पास। तो बताइए उसको जक़ात कितनी पे करनी होगी, उसके ऊपर जक़ात जो होगी वो कितनी होगी। हमें मालूम है कि ज़कात जो है वो सालाना दी जाती है। अगर आप एक चीज़ के मालिक बन जाते हैं तो 12 महीने बाद इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 355 दिन गुजरने के बाद आप लोगों को ज़कात देनी होती है 2.5%, 2.5% या 2.5%। सो हमारे पास एक ज़कात का फार्मूला है कि ज़कात बराबर होती है एनुअल सेविंग मल्टीप्लाई बाय 2.5%। अब ज़कात हमारे पास है, एनुअल सेविंग यहाँ पर हमारे पास है 6,80,000। यानी एक शख्स जो है वो 6,80,000 रुपये जो है वो बचा रहा है, उसको 2.5% से मल्टीप्लाई करेंगे। 2.5% का मतलब होता है 2.5 नीचे 100। सो अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस शख्स के ऊपर ज़कात आ जाएगी 17,000। यानी 6,80,000 के ऊपर 2.5% के हिसाब से इस शख्स को 17,000 रुपया एज अ ज़कात पेड करना होंगे। तो यहाँ पर जो है हमें 17,000 वाले ऑप्शन के ऊपर टिक करना होगा। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। एंड क्वेश्चन नंबर 54 में लिखा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कौन सी फिगर शो करती है। तो भाई सबसे पहले तो ना ज़रा फ्रैक्शन को देख लेते हैं और फ्रैक्शन की किस्मों को देख लेते हैं। फ्रैक्शन की किस्में हैं 3, एक है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरी है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरी है मिक्स्ड आर कंपाउंड फ्रैक्शन। सो प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसका ऊपर वाला डिजिट छोटा हो, यानी न्यूमिनेटर। सो इस तरह 1/2, 3/4, 6 जो है 13। सो इस तरह की जो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती हैं, क्योंकि ऊपर वाला नंबर जो है वो छोटा है। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसका ऊपर वाला डिजिट बड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ 4/3, 7/5, 9/8। सो इसमें ऊपर वाले नंबर बड़े होते हैं। सो मिक्स फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसके अंदर होल नंबर भी हो, साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन हो। 1 होल 1/2, 3 होल 5/6, 9 होल 1/10। तो इसको हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब आते हैं फिगर्स की जाने। वो कह रहा है कि इन 3 फिगर्स में से कौन सी फिगर जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को शो करती है। तो देखें ये फिगर्स जो है ना वो पहले तो देखेंगे ये फ्रैक्शन किसको शो कर रही है, ये मतलब किस फ्रैक्शन के बराबर है। तो यहाँ पे देखें कि इसके टोटल जो है पार्ट्स कितने, 1 2 3 4 5, 5 खाने हैं यानी नीचे 5 देंगे। इसके ऊपर फिल कितने, 1 2 3 4, तो 4 फिल है, ऊपर 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें
4/5 यानी ऊपर वाला डिजिट छोटा है, सो इसको हम कहेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन को शो कर रहा है, यानी ये फिगर जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन की है। सो नेक्स्ट हमारे पास है बी में कह रहा है कि एक तस्वीर है, उसके 3 टुकड़े हैं, वो पूरी फिल्ड है, यानी ये 1 होल। इसी तरह एक ये और फिगर है, उसके टोटल 3 खाने हैं, 1 2 3, सो नीचे देंगे 3, और एक भरा हुआ है, सो ऊपर देंगे 1, यानी ये फिगर शो कर रही है 1 होल 1/3। और 1 होल 1/3 को जो है ये किसकी डेफिनेशन के मुताबिक होता है, ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन या कंपाउंड फ्रैक्शन, यानी ये मिक्स्ड या कंपाउंड फ्रैक्शन को शो कर रही है फिगर। इसी तरह हमारे पास सी ऑप्शन में एक फिगर है, इसके अंदर लिखा हुआ है एक ट्राइंगल बना हुआ है, एक हिस्सा बना भरा हुआ है, सो इसके अंदर होगा 1 ऊपर, क्योंकि भरा हुआ एक हिस्सा है, और टोटल हिस्से 3 है। सो ये जो है फिगर हमारी शो कर रही है प्रॉपर फ्रैक्शन को, क्योंकि ऊपर वाला डिजिट छोटा है। अब हमारे पास सवाल ये पूछा गया था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नीचे दिए गई तस्वीरों में से कौन सी फिगर शो कर रही है। सो कोई सी भी फिगर शो नहीं कर रही, सो यहाँ पर हम आएंगे नन ऑफ दीज की जानिब। अच्छा, एक और बात यहाँ पे आप लोगों ने याद रखनी है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फिगर होती ही नहीं है, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फिगर इस वजह से नहीं होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है यानी 5/4 6 जो है मिसाल के तौर पे 5, यानी कि ऊपर वाला डिजिट बड़ा हो, नीचे वाला डिजिट छोटा, उसको कहते हैं इम्प्रॉपर। अच्छा, फिगर का मतलब ये होता है कि जो ऊपर दिया जाता है इतने खाने फिल करने होते हैं, और नीचे जो दिया जाता है वो टोटल खाने होते हैं। सो अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5/4 यानी कि एक चीज़ है, यानी एक फिगर बनाते हैं, उसके 4 हिस्से बनाएं, 4 में से 5 भरें, यानी फिगर के टोटल 4 हिस्से हैं, उसको 5 में कैसे भरेंगे। सो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फिगर बनानी होगी तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फिगर इम्पॉसिबल है, बन ही नहीं सकती। सो सबसे पहले हमने इनको चेंज करना होगा, किसके अंदर, पहले इसको मिक्स्ड के अंदर चेंज करना होगा, उसके बाद इसकी फिगर बनानी होगी। लाइक दिस हमारे पास है 6/5, इसकी फिगर नहीं बनेगी। अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसको आप चेंज करेंगे किसके अंदर, मिक्स्ड के अंदर, तो ये हो जाएगा 1 होल 1/5। अब आप इसकी फिगर बना सकते हैं, यानी कोई भी एक फिगर लें, उसको फुल भर दें, उसके अलावा दूसरी एक फिगर लें, उसके टोटल 5 हिस्से करें। सो मैं यहाँ पे 5 हिस्से कर लेता हूँ, उसके बाद एक फिल कर दें, सो इसकी फिगर ये बनी, यानी 6/5 की फिगर नहीं बनी, उसको आपने चेंज किया मिक्स्ड में, उसके बाद आप लोगों ने इसकी फिगर बनाई, सो इस तरह की फिगर बनी। सो एक बात यहाँ पर नोट करने की ये थी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फिगर बनती ही नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। सो क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा हुआ है कि आ कार इज सोल्ड फॉर 17,55,000 इंक्लूडिंग जीएसटी, जनरल सेल्स टैक्स 17%, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कार एक्सक्लूडिंग जीएसटी। भाई हमारे पास पाकिस्तान के अंदर एक सेल्स टैक्स होता है जिसको हम तो कहते हैं जनरल सेल्स टैक्स, जो कि फेडरल गवर्नमेंट लगाती है चीज़ों के ऊपर। हम चाहे इवन कोई साबुन पत्ती चीन, मतलब कोई भी चीज़ हम खरीद रहे होते हैं तो उसके ऊपर गवर्नमेंट का एक टैक्स होता है जिसको हम कहते हैं जीएसटी। सो एक कार जो है वो बिक रही है 17,55,000 की, उसके अंदर जनरल सेल्स टैक्स लगा हुआ है, वो है 17%। पाकिस्तान का जो जनरल सेल्स टैक्स है वो कांस्टेंट है, यानी कि पहले से डिसाइडेड है कि 17% हमें देना होता है हर हाल में। सो कार जो बिक रही है उसके ऊपर जनरल सेल्स टैक्स लग रहा है। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कार की जो जीएसटी के अलावा है कीमत, यानी जीएसटी लगने से पहले की जो कीमत है वो क्या है। तो इस तरह जब भी हम एक जनरल सेल्स टैक्स के फार्मूला है हमारे पास कि जब भी हम आइटम कॉस्ट मालूम करते हैं तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस होती है इसको आप डिवाइड करते हैं 1 जीएसटी के साथ। अब सेलिंग प्राइस यहाँ पर है 17,55,000, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास 1 जीएसटी है 1.17। सो अब आप यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 15 लाख, यानी कि ये गाड़ी की जो कीमत थी वो 15 लाख थी। अब ये मैंने किया है बुक वाले मेथड, यानी जो फार्मूला टाइप है ना, फार्मूला के तहत किया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं कैसे करता हूँ। सो देखे भाई, अब ये कह रहा है कि कार के ऊपर टैक्स लगा हुआ है, यानी कार की जो असली कीमत है ये कार की कीमत से 17% ऊपर कीमत है, यानी जो हमारे पास ये 17,55,000 रुपया जो है ये 117% के बराबर है। दूसरी लैंग्वेज में आप ये समझे, क्योंकि कार की कीमत है 100%, उसके ऊपर 17% हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं जीएसटी, यानी कि 17,55,000 जो है ना वो
117% के बराबर है। हमसे ये पूछा गया है कि कार की कीमत जीएसटी के अलावा क्या होगी, यानी हमसे पूछा गया है कि कार की कीमत 100% कितनी होगी, दूसरे लफ्जों में, क्योंकि जीएसटी निकालने के बाद उसकी कीमत होगी 100%। सो हमसे 117% की कीमत गिवन है, हमसे हमने हमने बताना है कि 100% कितनी होगी। सो इस एग्जाम्पल को आप 1 मिनट के लिए साइड पे रखें। अब हम आते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल की जानिब, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि 5 पेन, बताया जाए कि 5 पेन जो है ना वो हैं 20 रुपए की, तो बताइए कि 8 पेन कितने की होंगी। सो बिल्कुल आसान सवाल है। हमने यहाँ पर एक पेन की कीमत निकालनी है, 4 रुपए की आ जाएगी। फिर हमने 8 की निकालनी है तो 32 रुपए की आ जाएगी, यानी 8 पेनों की कीमत हो जाएगी 32 रुपए। ये एक आम से सवाल है जो कि दूसरी तीसरी क्लास के अंदर हम बच्चों को सिखाते हैं। 5 पेनों की कीमत 20 रुपए, 8 पेनों की निकालनी होगी तो पहले एक की निकालेंगे, उसके बाद 8 से ज़रब करेंगे। सो बिल्कुल इसी तरह हमें मालूम है कि 17,55,000 जो है ना वो 117% के बराबर है और हमें चाहिए 100%। सो हम क्या करेंगे, 17,55,000 को जो है वो 117 के साथ करेंगे डिवाइड और 100 के साथ करेंगे ज़रब। सो अब आप इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 15 लाख। यानी कार की कीमत जो थी वो असली 15 लाख थी, उसके ऊपर 17% टैक्स लगने के बाद ये कार की कीमत हो गई 17,55,000। सो इस तरह के सवालों को इस तरह सॉल्व किया जाता है। इसके अंदर आप डिटेल में अगर जाना चाहते हैं तो मेरी क्लासेस आपको अटेंड करनी होंगी, वीडियो क्लासेस हैं। सो हमारी क्लासेस कंटिन्यू है, बैच 2 कंटिन्यू है, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन हुए हैं अभी तक। सो कोई भी हमारी क्लासेस अगर ज्वाइन करना चाहता है तो अभी ज्वाइन कर सकता है। सो नेक्स्ट आते हैं 56 क्वेश्चन के ऊपर, और इसके अंदर लिखा हुआ है 2/3 पावर 5 डिवाइड बाई 2/3 पावर 5। सो अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन ला यूज होता है, यानी ये होता है बेस। तो देखिए बेस अब आपका जब सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा। लेट सपोज हमारे पास लिखा हुआ है एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे देखिए ये बेस कहलाता है और बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, सो इसका पावर इसमें से माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 - 4 = एक्स स्क्वायर। सो ये हो गया हमारे पास जो है माइनस करने के बाद एक्स स्क्वायर आ गया। सो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर हमारे पास गिवन है 2/3 पावर 5 डिवाइड बाई 2/3 पावर 5। सो ये बेस सेम है, सो इसका पावर इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2/3 5 - 5 = 2/3 पावर 0। अब जिसके ऊपर भी पावर 0 होता है वो 1 के बराबर होता है। ये एक आम सी बात है, ये याद रखनी है, हर जगह पे आप लोगों को पता होगा जिसके ऊपर पावर 0 होता है वो 1 के बराबर होता है। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए में आप लोगों को टिक करना होगा, ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में लिखा हुआ कि द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 15,000 इफ अ पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 10% इन अ ईयर, फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। तो देखिए भाई, यहाँ पे कह रहा है कि एक गांव की पॉपुलेशन जो है ना वो 15,000 है और वो इंक्रीज हो रही है 10 साल 1 साल के अंदर, मतलब 10% 1 साल के अंदर। तो बताइए कि 2 साल के बाद उस गांव की पॉपुलेशन कितनी होगी। तो देखिए भाई, पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कितनी हो रही है, 10%, और किसकी इंक्रीज हो रही है, 15,000 के ऊपर। सो इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, यहाँ पर हम लिखेंगे कि इंक्रीज्ड पॉपुलेशन जो है वो बराबर है 10% ऑफ 15,000। 10% का मतलब होता है 10/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और 15,000 यहाँ पे लिखेंगे। सो यहाँ पे ये 2 0 मल्टीप्लाई करके इसका खत्म कर देंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा कि 1500 जो है वो है पॉपुलेशन 1 साल के बाद बढ़ रही। सो हमसे ये पूछा गया है कि 2 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगी। सो आप यहाँ पे देखें कि पॉपुलेशन जो है आफ्टर 1 ईयर वो क्या होगी, 15,000 पहले से थी, 1500 दोबारा बढ़ गई, यानी ये हो गई 16,500 पॉपुलेशन हो गई 1 साल के बाद। अब उसने कहा है कि दूसरे साल भी 10% बढ़ रही है, इट मीन्स के अगेन 10% बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉपुलेशन अगेन इंक्रीज्ड, कितनी इंक्रीज हो रही है, 10%। और 10% अब ऑफ किसका निकालना है, अब 15,000 का नहीं, अब 1 साल के बाद जो है वो कितनी हो गई पॉपुलेशन, 16,500 हो गई। सो अब हमने 10% 16,500 का निकालना है। सो 10% हम इसका जब निकालेंगे 10/100 आ जाएगा ऑफ, और ये हो जाएगा 16,500। तो यहाँ पर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास
1650। सो अब आप लोगों ने 1650 जो है वो 15,000 के अंदर ऐड करना है। अब जो अगले साल 10% इंक्रीज होने के बाद पॉपुलेशन आई वो हमारे पास आई 1650। यानी 2 साल के बाद जो पॉपुलेशन हमारे पास होगी वो क्या होगी, पहले साल के बाद हमारे पास हुई थी 16,500। 16,500 जो है वो 1 साल के बाद हुई थी, और दूसरे साल जो इंक्रीज पॉपुलेशन हो रही है वो हो रही है 1650। अब टोटल हमारे पास 2 साल के बाद पॉपुलेशन बन गई, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो जो हो जाएगी 18,150। सो 18,150 यहाँ पर सी ऑप्शन में मौजूद है। अच्छा, एक यहाँ पे की पॉइंट ये है कि कुछ कैंडिडेट्स या स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पे देखें पहले साल जो है वो पॉपुलेशन हुई 1500, क्या करते हैं कि भाई 2 साल हो रही है, यहाँ पे 2 साल पूछा गया है तो यहीं पे 2 साल के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं, कहते हैं कि 3,000 बढ़ गई पॉपुलेशन। सो 3,000 को 15,000 के अंदर ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 18,000, और वो ऑप्शन बी को टिक कर लेते हैं। ये सरासर गलत है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 10% 1 साल बाद इंक्रीज हुई, वो जो इंक्रीज पॉपुलेशन हुई वो 15,000 में ऐड करना होगा। 15,000 में जब हमने ऐड किया तो हमारे पास पॉपुलेशन 1 साल के बाद हो गई 16,500। अब 16,500 का फिर 10% निकालना होगा, और जो जवाब आया वो आया 1650, और वो 1650 फिर 16,500 के अंदर ऐड करना होगा। तो वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, सो दैट्स वाई मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। इसके बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो मैं पार्ट 2 में जो है कंटिन्यू करूंगा। सो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा।